गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन क्लोराइड को कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता क्या है। तो हम जब हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व कर देते हैं और तुम्हें पता है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ज्यादा हाई होती है, तो जब पानी में डिसॉल्व कर देते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। क्यों कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड? क्योंकि जब पानी में हाइड्रोजन क्लोराइड डिसॉल्व होता है तो वो डिसोसिएट हो जाता है, H+ में और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है। ओके, तो तुमको पता है कि जो भी पानी के अंदर H+ आयन जनरेट करे वो क्या है? एसिड है ना। तो यहाँ पे अगर तुम जो देखोगे तो इस लेक्चर का जो सबसे पहला लाइन है वो यही है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड is hydrogen chloride when it is dissolved in water. So when it is dissolved in water, it generates hydronium ion, that is H+ ion. So and the substance which gives H+ ion in acid in water is known as acid. तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये H+ आयन में डिसोसिएट क्यों हो जाता है? तो देखो HCl जो है ये एक कोवेलेंट पोलर कंपाउंड है। इसको हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लो होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है तो वो क्या करता है, जो कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है, जैसे कि अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये क्या हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके आया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके आया, दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन से दूर क्लोरीन की तरफ खींच जाएगा। ओके, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर जो है वो डेल्टा नेगेटिव का चार्ज आ जाता है और ये हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज आता है। और वाटर जो है वो खुद एक पोलर सॉल्वेंट है, तो ये क्या करता है, वाटर में HCl जाकर के डिसोसिएट हो जाता है H+ के आयन में और Cl- में। ओके, और चूंकि जो H+ होता है वो स्टेबल नहीं होता। देखो H+ स्टेबल कैसे हो सकता है? बेचारे के पास हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब तुमने वो भी इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है तो सिर्फ और सिर्फ H+ में एक प्रोटॉन बच गया है। ओके, और हाइड्रोजन को बनना कैसा है, वो बेचारा हीलियम जैसा बनना चाहता था और तुमने उसका इलेक्ट्रॉन ही खींच लिया है, बाहर निकाल लिया, उसके पास कुछ बचा नहीं, तो वो कैसे स्टेबल होगा? तो वो स्टेबल नहीं होता है। तो वो क्या करता है कि जो H+ है इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वाटर में जब तुम ऑक्सीजन को देखोगे तो उसके पास दो स्पेयर इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए होते हैं, है ना, दो स्पेयर इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो वो क्या करता है, इसको कोऑर्डिनेट कर देता है। ओके, तो इस तरह से ये H3O+ बनता है। अगर मैं H3O+ का स्ट्रक्चर दिखाऊं तुम्हें तो बस यही है कि जो H+ है ना, उसको क्या करता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है। लोन पेयर अपना डोनेट कर देता है। ओके, जिससे कि अब जो तुम चार्ज देखोगे वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना दो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन को दे दिया है। तो H3O+ का कभी कोई स्ट्रक्चर बनाने बोले तो तुम इस तरह से बना सकते हो। तो ये H3O+ का स्ट्रक्चर। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो HCl है वो सिर्फ और सिर्फ पानी में ही हाइड्रोनियम आयन जनरेट कर पाता है, H+ आयन जनरेट कर पाता है। तो ये जो वाटर के अंदर ही ये क्या दिखा पाएगा, एसिडिक बिहेवियर दिखा पाएगा। तो अगर तुमसे सवाल पूछा जाएगा मान लो कि एग्जाम में कि क्या ड्राई HCl हाइड्रोजन क्लोराइड क्या ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एसिडिक नेचर ही नहीं बिहेव करेगा। तुमसे पूछेगा कि क्या प्योर HCl को अगर हम लिक्विफाई कर दें, प्योर HCl, ध्यान से सुनना, प्योर HCl को अगर हम लिक्विफाई कर दें तो क्या वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर पाएगा? आंसर होगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसको H+ आयन जनरेट करने के लिए, वो एसिडिक बिहेवियर दिखाने के लिए उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है। फिर पूछा जाएगा क्या हम टॉलिन के अंदर या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे टॉलिन क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, क्या अगर हम उसके अंदर
अगर हम HCl को डिसॉल्व करा दें तो क्या वो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो वाटर के अंदर ही क्या कर सकता है, वो हाइड्रोनियम आयन में टूटेगा, तभी वो एसिडिक बिहेवियर दिखा पाएगा, तभी वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर पाएगा, तभी वो एसिडिक नेचर दिखा पाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोजन क्लोराइड को प्रिपेयर करना सीख लिया था। कैसे हाइड्रोजन क्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं? तो हम क्या करते हैं कि हम रिएक्शन कराते हैं NaCl का विथ H2SO4 और टेम्परेचर को रखते हैं नियर अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहां से हमारा NaHSO4 प्लस HCl जनरेट होता है ना। फिर उसको हम क्या करा रहे थे, फिर हम उसको H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन से पास करवा रहे थे। क्यों करवा रहे थे? क्योंकि वहां से जो वाटर है वो रिमूव हो जाता है ना। क्योंकि यहाँ पे HCl के साथ साथ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पानी है तो वो भी इवापोरेट हो जाता है ना। तुम देख लो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको बॉईल कर रहे हैं, जबकि वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे HCl के साथ साथ वाटर भी आ जाएगा, है ना। HCl के साथ साथ यहाँ पे वाटर भी आ जाएगा, तो इस वाटर को रिमूव करना जरूरी है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ये मेरा कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन। ओके, फिर हम क्या करते हैं, अब हमको पता है कि जो HCl मेरा जनरेट हुआ है यहाँ से, ये जो HCl मेरा जनरेट हुआ है, इस HCl को अगर मैंने पानी में डिसॉल्व करा दिया तो मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमको एक और भी बात पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पानी में बहुत ज्यादा ही सॉल्युबल होता है। ओके, तो हमको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, है ना। तो देखो प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो होगा क्या। अच्छा, तुम्हें प्रीवियस लेक्चर्स की मेरी एक बात याद है कि कोई भी स्पेस जो है वो वैकेंट नहीं हो सकता, है ना। अगर कोई स्पेस वैकेंट है तो वहां पे चारों तरफ से या तो गैसेस या फिर अगर लिक्विड है तो लिक्विड उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए पहुंच जाता है ना। तो इन चीजों को अगर तुम याद करो तो वही सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे यूज होंगे, और तब मैं तुम्हें समझा पाऊंगा कि हम यहाँ पे एम्प्टी फ्लास्क को क्यों रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो HCl जनरेट हो रहा है इसको हम पानी में डिसॉल्व करने से पहले यहाँ पे एक एम्प्टी फ्लास्क रखा जाता है। फिर हम इसको यहाँ से एक पाइप के थ्रू यहाँ पे एक इन्वर्टेड फनल ले रहे हैं और उसको फिर हम वाटर में उसके बाद डिसॉल्व कर रहे हैं। तो हम इतना सारा प्रिकॉशंस क्यों लेते हैं? तो देखो होता क्या है कि देखो जो डिसॉल्विंग का रेट है HCl का, जो वाटर में डिसॉल्विंग का रेट है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। अगर डिसॉल्विंग रेट इक्वल्स टू अगर जनरेटिंग रेट ऑफ HCl नहीं हुआ तो क्या होगा, बैक सक्शन हो जाएगा। बैक सक्शन क्यों हुआ? तो देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि देखो अगर हमने मान लो, इमेजिन करो कि हमने जस्ट क्या किया है कि यहाँ से एक पाइप लेकर के जो हमारा जनरेट हो रहा है HCl, उस पाइप को डायरेक्टली लेकर के मैंने क्या किया, इसको वाटर के सॉल्यूशन में डाल दिया। ओके, तो देखो होगा क्या कि ये जो HCl यहाँ से आ रहा है वो बहुत ही फास्ट इसमें डिसॉल्व होगा। ओके, तो जितना जनरेट हो नहीं पा रहा उससे ज्यादा रेट से डिसॉल्व हो रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, खाली स्पेस जनरेट हो जाएगा। और तुमको पता है कि वैक्यूम जो है कहीं पे हो नहीं सकता। अगर वैक्यूम है तो वहां पे क्या होगा, उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए लिक्विड या जो एयर है वो पहुंच जाता है। तो यहाँ पे वाटर अवेलेबल है तो वाटर क्या करेगा, यहाँ से एंटर करने लगेगा और ये पहुंचते 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 कहाँ पहुंच जाएगा। ये अगर मान लो इमेजिन करो कि यहाँ पे ये फ्लास्क है ही नहीं, ये चीजें यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या हो सॉरी ये चीज है यहाँ पे और ये मान लो डायरेक्टली डिप है, तो ये क्या होगा कि यहाँ से डायरेक्टली होता हुआ पानी ये H2SO4 वाले कंटेनर में पहुंच जाए, है ना, जो कि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करेगा। ऐसा होगा क्या कि जब भी हम, तुमको अगर नहीं पता तो एक बात बता दूं कि जब एसिड में हम पानी डाल देते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है और वो वहां पे जो एपरेटस है वो टूटने का खतरा रहता है। ओके, इतना ज्यादा हीट जनरेट होता है तो ये एपरेटस टूट जाएगा और चारों तरफ एसिड फैल जाएगा। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, हम ये जो डिसॉल्विंग रेट है
और हम जो एसिड का जनरेशन का रेट है दोनों को इक्वल करने के लिए बीच में हम क्या करते हैं, एम्प्टी फ्लास्क लगा देते हैं और साथ ही साथ इन्वर्टेड फनल लगा देते हैं। इससे होता क्या है कि लार्ज सरफेस एरिया जनरेट हो जाता है, जिससे कि जब तक HCl इसमें पूरा भरेगा नहीं, जब तक पूरा HCl यहाँ पे भरेगा नहीं, तब तक यहाँ पे HCl पहुंचेगा नहीं। और मान लो कि यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे भी लार्ज सरफेस एरिया है, तो इतना सारा HCl को डिसॉल्व करने में इस वाटर को टाइम लगेगा। तब तक क्या होगा, HCl जो है फर्दर जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो पानी है वो बैक सक्शन के थ्रू यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाएगा। और मान लो कि इन द वर्स्ट सिचुएशन अगर ये एम्प्टी फ्लास्क में भी HCl पहुंच गया तो भी ये H2SO4 तक तो नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो एपरेटस है वो सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे और लैब में कोई खतरा नहीं होगा, कोई यहाँ पे एपरेटस के टूटने के चांसेस नहीं रहेंगे। ओके, तो आई होप तुम्हें समझ में आई होगी ये बात। तो ये क्या किया जाता है, फॉर प्रिकॉशनरी मेजर और सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से होगा क्या कि HCl को जनरेट होने का टाइम मिल जाएगा, जिससे डिसॉल्विंग रेट, जो HCl का डिसॉल्विंग रेट है इन वाटर, डिसॉल्विंग रेट ऑफ HCl इन वाटर इज इक्वल्स टू जनरेटिंग रेट ऑफ HCl, जो है वो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो बैक सक्शन नहीं होगा। बैक सक्शन का मतलब है कि ये जो पानी है वो इस फनल के थ्रू होते हुए इस फ्लास्क तक पहुंच जाए, या फिर यहाँ से होता हुआ मान लो कि इस कंटेनर तक पहुंच जाए, है ना। इसको हम लोग बैक सक्शन कहते हैं। सो मान लो कि यहाँ तक पहुंच जाए, इस चीज को हम बैक सक्शन कहते हैं। ओके, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी बात। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो तुम बिना झिझक के तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखो अब तुम्हें ये चीज समझ में आ गई है, तो अब हम इस पे क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाते हैं, बार बार बोर्ड एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो इसको कर लेना, इसको ध्यान से देख लो, तो तुम्हारे इसमें कहीं भी मार्क्स कटने नहीं वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है पहला, व्हाई इज डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर नॉट डन, और व्हाई इज फनल अरेंजमेंट इज यूज्ड। तो दो तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि हम भैया क्यों यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड को डायरेक्टली पानी में क्यों नहीं डिसॉल्व कर दे रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे फनल अरेंजमेंट का क्यों यूज कर रहे हैं। तो अभी तुम्हें जैसे कि मैंने आंसर बताया कि अगर हम मान लो कि ये जनरेटिंग फ्लास्क है, ये जो मैं H2SO4 वाला जो फ्लास्क रखा हुआ था, वहां से अगर हम डायरेक्टली एक ट्यूब ले करके अगर हम क्या करेंगे, वाटर में डाल देंगे, है ना। ये कहाँ का है, ये जैसे यहाँ वाला है, ये यहाँ वाला है। अगर हम डायरेक्टली इसको मान लो यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, इसमें H2SO4 पड़ा हुआ है, तो होगा क्या कि यहाँ से HCl जो है वो, क्योंकि ये पाइप जो है, ट्यूब जो है वो पतला पाइप है, ट्यूब है, तो इसमें जो HCl जितना प्रेजेंट रहेगा वो तुरंत से डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे जैसे डिसॉल्व होता जाएगा वैक्यूम स्पेस क्रिएट होता जाएगा और ये पहुंचता चला जाएगा, ये बैक सक्शन के थ्रू H2SO4 में जाके मिल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, वहां पे ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा, है ना। H2SO4 के लैब में फैल जाने का, टूटने से फैल जाने का खतरा बढ़ जाएगा। ओके, इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं। टू अवॉइड द बैक सक्शन ऑफ वाटर, हम जो है डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं करते हैं। ओके, तो एक सिंपल से इसका लाइन है, टू अवॉइड द बैक सक्शन ऑफ वाटर, टू अवॉइड बैक सक्शन ऑफ। दूसरा सवाल, जैसे कि अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि व्हाई एम्प्टी फ्लास्क इज केप्ट बिटवीन जनरेटिव फ्लास्क ऑफ एंड HCl डिसॉल्विंग फ्लास्क। तो हम यहाँ पे एम्प्टी फ्लास्क को क्यों रखे हुए हैं, तो हम एम्प्टी फ्लास्क को यहाँ पे इसलिए रखे हैं ताकि ये जो वाटर है वो अगर इन दी वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ये पहुंच भी जाए, बैक सक्शन के थ्रू यहाँ तक पहुंच भी जाए, तो वो H2SO4 वाले कंटेनर तक ना पहुंच पाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एम्प्टी फ्लास्क को रखते हैं। ओके, तो उसका आंसर क्या होगा, टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड H2SO4 एंड बैक सक्शन एंड अवॉइड बैक सक्शन, है ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एम्प्टी फ्लास्क रख देते हैं। दूसरा है, राइट द मैकेनिज्म बाय विच बैक सक्शन इज अवॉइडेड। तो बैक सक्शन अवॉइड करने के लिए हमने क्या क्या किया है, हमने क्या किया, यहाँ पे इन्वर्टेड फनल लगा दिया जिससे लार्ज सरफेस एरिया हो गया है, ठीक है। और दूसरा बीच में एम्प्टी फ्लास्क रख दिया है ना। ओके, तो ये दोनों हम मैकेनिज्म से क्या करते हैं,
बैक सेक्शन को अवॉइड करते हैं। तो फनल अरेंजमेंट एंड एम्प्टी फ्लास्क इज केप्ट बिटवीन जनरेटिंग एंड फ्लास्क एंड वाटर ड्रॉप। दूसरा है व्हाई इज फनल अरेंजमेंट यूज, फिर से वही सेम क्वेश्चन है। तो अवॉइड बैक सेक्शन एंड प्रोवाइड दी लार्ज सरफेस एरिया। ओके, तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो इसका ध्यान रखना। नाउ अब देखो इस मेथड से जो हमने क्या किया, HCl जनरेट कर लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट कर लिया, हमने HCl को वाटर में डिसॉल्व कर लिया, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट हो गया। लेकिन ये जो पानी में इतना सारा पानी में जो HCl डिसॉल्व है वो क्या होगा, एक डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब हमारे इंडस्ट्री में क्या चाहिए होता है, हमें कंसंट्रेटेड HCl चाहिए होता है। ओके, अब जब हमें कंसंट्रेटेड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इसका डिस्टिलेशन करते हैं, है ना। तो डिस्टिलेशन से क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। हम जितना ज्यादा इसको डिस्टिलेशन करते जाएंगे उतना ज्यादा ये क्या होगा, HCl का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे HCl जो है वो 22% बाई वेट, अगर HCl का वेट है तो वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बॉयल होने लग जाता है, और वहां पे वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर जनरेट करता है। ओके, एजियोट्रोपिक मिक्सचर जनरेट करता है। जब कोई सॉल्यूशन एजियोट्रोपिक मिक्सचर जनरेट कर ले तो उसका फर्दर डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता है। ओके, फर्दर डिस्टिलेशन क्यों नहीं पॉसिबल होता है, तो देखो होता क्या है कि जो लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज में भी क्या होगा कि जैसे ये लिक्विड फेज है, यहाँ पे 22.2% HCl प्रेजेंट है, और मान लो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 77.8% वाटर प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो डिस्टिलेशन के लिए जब तुम इसको हीट करोगे तो जो वेपर्स जनरेट होगा, यहाँ पे जो वेपर्स जनरेट होगा, उस वेपर के अंदर भी जो कंसंट्रेशन होगा वो HCl का 22.2% होगा और वाटर का 77.8% होगा। तो तुम इसको कोई सेपरेशन का हीट करने का कोई फायदा हुआ नहीं। अच्छा, फिर भी मुझे पता है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। ओके, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, नहीं तो ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, है ना। एजियोट्रोपिक हमें अभी इसमें तो पढ़ना नहीं है, तो मैं उसके ऊपर क्यों ही जाऊं, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर किसी को डाउट है तो वहां पे तुम एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स को पढ़ सकते हो। तो होता क्या है कि जब HCl का 22.2% से ज्यादा का कंसंट्रेशन हम बाय डिस्टिलेशन ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं ऑब्टेन कर पाते हैं, ये पूछा जाता है सवाल कि व्हाई वी कैन नॉट ऑब्टेन कंसंट्रेशन ऑफ HCl मोर देन 22.2% बाय डिस्टिलेशन। तो इट फॉर्म्स एजियोट्रोपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स भी कहते हैं। तो वो वहां पे जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको सेपरेट नहीं कर पाते। तो होता क्या है, जैसे मैंने समझाया कि लिक्विड और वेपर दोनों ही फेज में जो HCl और वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो सेम हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं इसके एजियोट्रोपिक के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां से अगर किसी को एजियोट्रोपिक मिक्सचर में डाउट है तो तुम वहां से देख सकते हो, क्योंकि मैंने जितने भी बच्चों को एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स पढ़ाया है उनको डाउट रहता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो ऑलरेडी मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक नेचर का होगा। ऑब्वियसली उसके नाम में एसिड है तो एसिडिक नेचर ही होगा उसका। तो अब ये एसिडिक नेचर को प्रूव करने के लिए कौन सी चीजें यूज करते हैं, तो हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, दैट इज लिटमस पेपर, फिर मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलीन, ये 3 इंडिकेटर्स हैं। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि याद रखना पड़ेगा कि कौन सा इंडिकेटर में कौन सा कलर हमें देखने को मिलता है। तो देखो ये जो हमारा जो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है, मॉइस्ट लिटमस पेपर को जो हमारा ब्लू कलर के मॉइस्ट लिटमस को क्या कर देता है, रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, मिथाइल ऑरेंज को क्या करता है, ऑरेंज टू पिंक में कन्वर्ट कर देता है। और फिनोक्सिलीन जो है वो कलरलेस होता है न्यूट्रल मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में भी वो कलरलेस ही होता है, तो उसमें कोई कलर का चेंजेस नहीं होगा। तो ध्यान रखोगे क्या होगा, जो लिटमस पेपर है ब्लू को वो रेड में कन्वर्ट करेगा, दूसरा मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज कलर से पिंक में कन्वर्ट करेगा, और फिनोक्सिलीन का एसिडिक मीडियम में कलरलेस कलर रहता है तो उसका कलरलेस ही रहेगा, उसमें कोई कलर का चेंज नहीं होगा। तो फॉर फिनोक्सिलीन नो कलर चेंज। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं एक्शन ऑन मेटल्स।
अच्छा, ये जो एक्शन ऑन मेटल्स है, एक्शन ऑन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स है, इसको पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। देखो, मेटल्स हो या मेटल के ऑक्साइड्स हो या मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स हो, वो किस नेचर के होते हैं? वो सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं, है ना। तो जब बेसिक नेचर का अगर कोई सब्सटेंस है और अगर हम उसका रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? ऑब्वियसली सॉल्ट बनेगा, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। देखो, अगर हम एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन अगर हम मेटल ऑक्साइड के साथ या हाइड्रो ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो वहां पे क्या होगा? वहां पे सॉल्ट तो जनरेट होगा ही होगा, साथ ही साथ वहां पे वाटर जनरेट हो जाएगा। ओके, वहां पे हाइड्रोजन गैस जनरेट नहीं होगी, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के केस में क्या हो जाएगा? वाटर जनरेट होगा। ओके, तो चलो मैं लिखता हूं रिएक्शन को, तो इसको ध्यान रखना कि HCl प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट, या मेटल क्लोराइड यहां पे लिखना चाहिए। सॉल्ट जो है वो कौन सा होगा? मेटल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, तो देखो, अगर हम मान लो कि HCl लिए और इसका रिएक्शन हमने जिंक के साथ करवा दिया तो क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस बन जाएगी, ठीक है। ओके, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। अगर हमने मान लो कि यहाँ पे कोई और मेटल ले लो, लेट से मैंने आयरन ले लिया, तो FeCl2 प्लस H2। तो इस तरह से कोई भी मेटल ले लो तो यही रिएक्शन होना है। और हम देखो, लैब में जनरली हम क्या करते हैं? सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ या कैल्शियम के साथ के रिएक्शंस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन होता है। ओके, तो ब्लास्ट हो जाता है। तो वैसे तो कोई भी मेटल लोगे हाइड्रोजन गैस ही जनरेट होगा, है ना। बट हम सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम के साथ रिएक्शंस को अवॉइड करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्शन ऑन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड। तो जैसे मान लो कि मैंने HCl ले लिया, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं HCl प्लस मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड, तो बनेगा क्या? आपका फिर से सॉल्ट बन जाएगा प्लस यहाँ पे वाटर बन जाएगा। ओके, तो जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि मैंने HCl ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मान लो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ले रखा है, तो बनेगा क्या? यहाँ पे मेरा कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर बन जाएगा। ओके, रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे ऐसे बैलेंस कर देंगे, तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ओके, और मान लो कि अगर मैंने HCl ले लिया और साथ ही साथ मान लो कि मैंने कोई जैसे Fe2O3 ले लिया, ओके, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे FeCl3 मिल जाएगा प्लस H2O जनरेट हो जाएगा। ओके, तो रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 आयरन है, 2 आयरन है, 6 क्लोराइड हो गया, तो यहाँ पे 6 क्लोराइड हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गया तो 3 हो गया, और वाटर। तो इस तरह से ये रिएक्शन भी बैलेंस है। ओके, तुम कोई मान लो कि अगर तुमने जिंक ऑक्साइड ले लिया ZnO और इसका रिएक्शन HCl के साथ करवा दिया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? जिंक क्लोराइड मिल जाएगा, ZnCl2 प्लस वाटर। ओके, तो अभी भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, तो अभी हाइड्रोजन 2 हो गया, वाटर 1 हो गया और जिंक क्लोराइड, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। तो समझ में आ रहा है कि जब हम ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल का, अगर HCl के साथ करेंगे तो मेटल क्लोराइड्स मिलेगा और साथ ही साथ हमें वाटर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड्स। अगर हम वीकर एसिड के सॉल्ट के साथ अगर रिएक्शन करेंगे HCl का, तो क्या होगा? देखो, मैं ना यहाँ से तुम्हें एक्चुअली हमें H2SO4 भी पढ़ना है, HNO3 भी पढ़ना है, HCl भी पढ़ना है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि होता क्या है कि जब हम वीक एसिड के सॉल्ट पे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये तुम्हें क्लास 12 तक ये चीज काम आने वाली है। इस बात को अगर ध्यान रखोगे तो क्या होता है कि जब हम वीक एसिड के सॉल्ट के ऊपर जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं ना, तो क्या करता है? वीक एसिड को डिस्प्लेस कर देता है। ओके, जब हम वीक एसिड के सॉल्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड को डालते हैं तो क्या होता है? वो वीक एसिड को डिस्प्लेस कर देता है। ओके,
और साथ ही साथ दो चीज ध्यान रखना कि H2CO3 ये एक वीक एसिड है और दूसरा H2SO3 ये कार्बोनिक एसिड है। ओके, और ये एक सल्फोनिक एसिड है। ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, ये तुरंत से डीकम्पोज हो जाते हैं वाटर में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, और H2SO3 जो है ये डीकम्पोज हो जाता है वाटर में प्लस SO2 में। ओके, ये ध्यान रखना। अच्छा, और मैंने क्या कहा कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को जब हम वीक एसिड के सॉल्ट पे डालेंगे तो होगा क्या, वो वीक एसिड को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, तो चलो देखो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे किन किन चीजों की। तो कार्बोनेट्स की, कार्बोनेट सॉल्ट हुआ, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स की या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी कहते हैं हम उसको, मेटल सल्फाइड्स की एंड मेटल सल्फाइड्स की। और एक एक करके मैं रिएक्शंस लिखूंगा तो ध्यान से देखना कि होगा क्या। देखो जैसे मान लो कि मैंने मेटल कार्बोनेट ले लिया, लेट से कि मैंने ले लिया है, चलो मैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लेता हूँ, है ना, या चलो मैं सोडियम कार्बोनेट ही ले रहा था उसी को ले लेता हूँ, Na2CO3। अगर हम रिएक्शन इसका मान लो HCl के साथ करवा दिए तो देखो ये क्या है, वीक एसिड का सॉल्ट है, मतलब सोडियम जो है वो कहाँ से आया होगा, वो NaOH के साथ उससे आया होगा, या NaOH जो है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, या सोडियम ऑक्साइड से आया होगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो कार्बोनेट वाला पार्ट है वो H2CO3 से आया हुआ जो कि वीक एसिड है। तो ये क्या करेगा, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो H2CO3 बना देगा, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ओके, अब तुमको पता है कि H2CO3 जो है वो स्टेबल नहीं होता है ना, वो क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है फर्दर, तो वो फर्दर इसको डीकम्पोज होकर क्या बन जाएगा, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो H2CO3 को तुम क्या करोगे, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिख दोगे। अच्छा, उससे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, है ना, रिएक्शन को। देखो यहाँ पे हमें 2 सोडियम है तो 2 सोडियम, और यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2, तो अभी रिएक्शन हमारा बैलेंस है, और बैलेंस है रिएक्शन। हाँ, H2CO3 हमारा बना था, उसको हम H2CO3 के बदले हम क्या करेंगे, इसको मिटा के यहाँ पे H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिख देंगे, इसको हम हटा के यहाँ पे H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिख देंगे, सिंपल। ओके, जैसे मान लो कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया होता, ओके, यहाँ पे लगता है मुझे थोड़ी जगह कमी पड़ने वाली है, बट कोई बात नहीं। अगर मैं मान लो इसका रिएक्शन करा दूंगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तो क्या बनेगा, देखो फिर से वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, H2CO3 को डिस्प्लेस कर देगा एक वीक एसिड को, और इसका सॉल्ट बन जाएगा CaCl2। लेकिन तुमको पता है कि ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, तो H2CO3 को हटा दो और इसके जगह पे क्या करो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लिख दो, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो ये चीज हो जानी है, बस इतना सिंपल। ओके, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कैल्शियम है, ये 2 लगा देंगे, यहाँ पे क्लोरीन 4 हो गया तो 4 लगा देंगे, है ना, तो 2H2CO3 जनरेट हो जाता है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन हो गया हमारे पास। सॉरी, ये CaCO3 होगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसीलिए दिक्कत हो रही है। ओके, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 की होती है। ओके, ध्यान से देखना, CaCO3 होगा, सॉरी मैं गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया था। कार्बोनेट की भी वैलेंसी 2 की होती है, देखो कार्बोनेट की भी वैलेंसी 2 की होती है और कैल्शियम की भी वैलेंसी 2 की होती है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, 1 और 1। ओके, ठीक है, तो फॉर्मूला CaCO3 हो जाएगा। ओके, अब मान लो कि यहाँ पे अगर कोई मेटल बाइकार्बोनेट है, जैसे लेट से NaHCO3 है, अगर हम इसका रिएक्शन मान लो कि HCl के साथ करा देंगे तो क्या होगा, तो ये HCO3 हो या H2CO3 कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, बनना कौन सा एसिड है, H2CO3 ही बनेगा, और यहाँ पे NaCl बन जाएगा। ओके, है ना, और ये तुमको पता है कि H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाना है इसने। ओके,
तो बस इसको हम हटा के वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी बात। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा रिएक्शन बैलेंस है। अब हम बात करते हैं, तो कार्बोनेट्स हो गया, बाइकार्बोनेट्स हो गया। अब सल्फाइड्स की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे दे दिया है मुझे लेट्स से Na2SO3 है ना, SO4 नहीं है, सल्फेट नहीं है, क्या है, SO3 है, Na2SO3। अगर हम इसका रिएक्शन HCl के साथ करवाएंगे तो होगा क्या, ये वीक एसिड के सॉल्ट से वीक एसिड को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे क्या अलग हो जाना चाहिए था, H2SO3। अब मैंने तुम्हें बता रखा है कि H2SO3 जो है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है वाटर प्लस SO2 में। तो ये क्या हो जाएगा, वाटर प्लस SO2 दे देगा, और साथ ही साथ तुम्हारा यहाँ पे NaCl जनरेट हो जाएगा। इतना सिंपल है। तो H2SO3 को डिलीट कर दो, यहाँ पे हटा दो, और उसके जगह पे तुम वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड लिख दो। ओके, तो रिएक्शन बैलेंस कर लेना, 2 लगा लो यहाँ पे, तो 2HCl हो जाएगा। तो अभी रिएक्शन ये बैलेंस। ओके, अब बताओ कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, इसको थोड़ा हम मान लो कि मेरा मेटल सल्फाइड है, जैसे कि मान लो कि कैल्शियम सल्फाइड ले लेते हैं। ओके, अगर हम इसका रिएक्शन HCl के साथ करवा दिए तो होगा क्या कि यहाँ से H2S है ना, जो वीक एसिड है उसको डिस्प्लेस कर देगा और कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा। ओके, तो सिंपल है, इतना सिंपल है कि क्या करता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड के सॉल्ट से वीक एसिड को डिस्प्लेस कर देता है। ओके, और बस तुमको ध्यान रखना है कि कार्बन H2CO3 कार्बोनिक एसिड और सल्फोनिक एसिड एक वीक एसिड है और बहुत अनस्टेबल होता है, वो टूट जाता है H2O प्लस CO2 में, और H2SO3 टूट जाता है H2O प्लस SO2 में। अगर तुमको ये चीज़ याद रहेगा तो तुम्हारे लिए रिएक्शन लिखना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ओके, अब आप बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। तो प्रेसिपिटेशन देखो होता कहाँ पे है कि जब दो चीजें वाटर में सॉल्युबल हो, HCl तो वाटर में सॉल्युबल है ही, और दूसरा जो हमें पढ़ना है बेसिकली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो हमें पढ़ना है AgNO3 के लिए और लेड नाइट्रेट के लिए। ओके, तो देखो होता क्या है कि अच्छा एक बात ध्यान रखो, अगर तुमने टर्म 1 में अच्छे से पढ़ा होगा तो तुमको पता होगा कि किसी भी मेटल का नाइट्रेट्स वाटर में सॉल्युबल होता है। हर मेटल नाइट्रेट क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। तो दो सब्सटेंसेस, मान लो कि एक ऐसा है, एक मान लो MX है और एक HY है, और दोनों के दोनों क्या है, वाटर सॉल्युबल है। इसको हम एक्वस लिख लेते हैं। एक्वस का मतलब है कि वाटर में ये दोनों सॉल्युबल है। अगर तुम इनके आयंस को एक्सचेंज कर दो, इसके आयंस को क्या करो, एक्सचेंज कर दो। ओके, तो होगा क्या, जैसे M के साथ अगर मान लो Y आ जाएगा और H के साथ क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। अगर इनमें से कोई एक भी अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर जाएगा तो वो वहां पे रिएक्शन हो जाता है। ओके, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो रिएक्शन कहाँ पे होता है, रिएक्शन वहीं पे होता है कि जब दो सब्सटेंस जो कि वाटर सॉल्युबल है, अगर हम उनमें आयंस को एक्सचेंज कर दें तो वो अगर प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो वो रिएक्शन हो जाता है। तो ध्यान से सुनो, देखो HCl जो है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल है। HCl जो है वाटर में हाईली सॉल्युबल है, पता ही है तुमको। दूसरा, तुमको ये भी बात पता है कि हर मेटल का नाइट्रेट्स वाटर में सॉल्युबल है। तो AgNO3 भी क्या होगा, पानी में सॉल्युबल होगा, तो ये भी वाटर सॉल्युबल है। अब अगर हम आयंस को एक्सचेंज कर दें, है ना, HCl जो है पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, NO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हम पॉजिटिव को नेगेटिव देंगे तो AgCl, तो ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पे HNO3 बनेगा। HNO3 भी वाटर में सॉल्युबल होता है। तो देखिए AgCl जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, वो क्या करेगा, पानी में व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। AgCl जो है व्हाइट कलर का पानी में प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा। इसी तरह से अगर हम मान लो कि HCl का रिएक्शन PB लेड नाइट्रेट के साथ कराएंगे तो होगा क्या, PbCl2 बनेगा, जो कि वो भी प्रेसिपिटेट हो जाता है, और साथ ही साथ मेरा यहाँ पे HNO3 एक्वस जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस है।
आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ये अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ट्रिक याद रखोगे कि दो सब्सटेंसेस जो कि वाटर में सॉल्युबल हो, अगर हम उनके आयंस को एक्सचेंज कर दें तो अगर उसमें से एक सब्सटेंस प्रेसिपिटेट हो जाता है तो वो रिएक्शन फिजिबल है, वो रिएक्शन पॉसिबल है, वो रिएक्शन होगा। ओके, तो AgCl और जो PbCl2 है दोनों वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो ये वाटर में नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और यहाँ पे साथ ही साथ जो बाकी का जो पार्ट बच जाएगा उसको एक साथ लिख दो तो वो तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अच्छा ये वाला जो रिएक्शन है थोड़ा अनबैलेंस्ड है, इसको थोड़ा रिएक्शन बैलेंस कर लो, ये रिएक्शन भी बैलेंस। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओके।